हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। और आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो आपका पेपर सेकंड का चैप्टर है। हम अब तक पेपर वन के चैप्टर्स को पढ़ रहे थे, जिसमें कि यूनिट वन में हमने ब्रिटेन को पढ़ा और अमेरिकी संविधान का भी आप अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड में यूनिट वन में आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। अब देखिए किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और क्या राष्ट्रीय आंदोलन रहा, ये हमारा चैप्टर का पार्ट है। तो भारत में राष्ट्रीय जो आंदोलन रहा था उसके पीछे कुछ घटनाएं, कुछ कारक जिम्मेदार थे और उन घटनाओं और कारकों की वजह से राष्ट्रीय आंदोलन इतना बड़ा रूप ले पाया। हम ब्रीफ में उन घटनाओं की, उन कारकों की चर्चा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारत जो था, अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो भारत एक संपन्न राष्ट्र था। यहाँ पे चाहे आप सूती रेशमी कपड़ों की बात करें या औषधियों की, मसालों की, रत्नों की, तो हर तरीके से भारत जो था वो एक संपन्न राष्ट्र था, सोने की चिड़िया। और ऐसे में क्या होता है कि जो विदेशी शक्तियाँ होती हैं वो किसी ऐसे राष्ट्र की तलाश में होती हैं जो संपन्न हो, जहाँ से जिस राष्ट्र के साथ में अपने व्यापारिक संबंधों को शुरू कर सकें या जिस पर अपना आधिपत्य जमा सकें। तो भारत जो था वो भी क्या हुआ, विदेशी व्यापार के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया। और ये किस प्रकार से हुआ, आप जानते हैं कि पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा 1498 में उसने भारत की खोज की थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो नीदरलैंड है उसके निवासी आए, नीदरलैंड जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है, तो उसके निवासी आए 1596 में। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, ये आए थे 1600 में। फिर उसके बाद डेनमार्क के जो निवासी थे, जिनको डेनिस कहा जाता है, वो आए थे 1616 में। और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, यानी फ्रांस के रहने वाले, ये 1664 में इनका आगमन हुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग समय पे अलग अलग विदेशी शक्तियाँ जो थी वो भारत के साथ में अपने व्यापारिक संबंधों के कारण या किसी अन्य दृष्टिकोण से भारत की तरफ आकर्षित हुई। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो राज किया वो आप जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों ने किया। हमें अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देखिए, अंग्रेज़ों के साथ में दो युद्ध जो हुए, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं। एक तो है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था। एक तरफ थे अंग्रेज जिनका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। तो ये था प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के साथ में क्या हुआ था कि इसमें अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई, तो जो बंगाल था उस पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 1764 में लड़े गए युद्ध की, जो कि है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में एक तरफ थे अंग्रेज जिनका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थे बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और मुग़ल बादशाह था उस टाइम शाह आलम। तो इनके मध्य युद्ध हुआ और ये एक बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है भारतीय इतिहास का। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई, और इस युद्ध के बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। तो यानी कि इस युद्ध ने डिसाइड कर दिया था कि भविष्य में भारत पर किसका नियंत्रण होगा, ब्रिटिश नियंत्रण होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी देश पे अन्य कोई विदेशी शक्ति अधिकार कर लेती तो ऐसे में विद्रोह होना स्वाभाविक है। और विद्रोह के साथ साथ में क्या हुआ था कि कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जो कि भारतीय जनमानस में धीरे धीरे सुलग रही थी। जैसे कि उस समय भारत से जो अतिरिक्त धन था वो किधर जा रहा था, ब्रिटेन की तरफ। तो ना हमारे भारत में
निवेश हो पा रहा था जिससे कि किसी भी प्रकार का विकास अवरुद्ध था, और दूसरा बचत भी नहीं हो पा रही थी। इसी प्रकार से कृषि का जो विकास था वो भी ना के बराबर था। अब जब धन नहीं होगा तो उससे क्या होगा? गरीबी, भुखमरी, या अगर मान भी लीजिए सूखा और अकाल, अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो ऐसे में सरकार जो है वो कहाँ से अपना पैसा लगाएगी? बेरोजगारी, गरीबी, इन समस्याओं ने क्या किया था कि भारतीय समाज की एक तरीके से कमर तोड़ दी थी। उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे। अब ऐसे में जो भारतीय जनमानस था उसमें विद्रोह की ज्वाला धीरे धीरे सुलग रही थी। फिर कुछ और भी कई कारण हुए, जैसे कि उस टाइम में वॉइस रॉय थे। हम बात कर रहे हैं 1857 की, तो 1857 में वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग। अब कैनिंग ने देखिए यहाँ पे 2 आज्ञाएं जारी की। कैनिंग ने एक तो ये कहा कि सेना जो थी उसमें नई भर्ती के लिए समुद्र पार के जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं उसमें वहाँ जाकर के सेवा करना अनिवार्य कर दिया। अब हमारे यहाँ उस टाइम क्या होता था कि भारतवासी जो थे उस टाइम वो समुद्र पार करके, या यूँ कहा जाए कि समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। तो एक तो ये हमारी भारतीय परंपरा के खिलाफ जा रही थी चीज़। दूसरा, सैनिकों को ऐसे कारतूसों का प्रयोग करने को कहा गया जिसमें क्या था कि गाय और सूअर की चर्बी थी, और उनको कारतूसों को उपयोग में लेने से पहले क्या होता था कि मुंह से काटना पड़ता था। अब ये जो थी घटनाएं, ये ऐसा नहीं था कि यही एकमात्र से कारण थे जिनकी वजह से 1857 का जो संघर्ष था वो हुआ। और भी कई कारण थे, बहुत सारे कारण थे जो वर्षों से चले आ रहे थे। और सबसे अगर हम मेन कारण की बात करें तो वो था भारतीयों को जिस तरीके से उन्होंने अपना दास बना रखा था, गुलाम बना रखा था, यही सबसे बड़ा कारण था। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह हुआ। और विद्रोह जो हुआ वो ऐसा भी नहीं था कि एक दिन हुआ अचानक, उसके पीछे एक संगठन था, तैयारी भी थी। लेकिन ये जो विद्रोह था ये असफल हो गया। अब असफल क्यों हुआ? क्योंकि ये आंदोलन जो था वो असंगठित और सीमित था। ना हमारे पास में साधन थे, ना ही हम बहुत धन संपन्न थे। क्योंकि देखिए जो अंग्रेजी अस्त्र शस्त्र थे वो तो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा आधुनिक, और उस टाइम जो भारतीय अस्त्र शस्त्र थे वो उनके सामने कहीं टिक नहीं पा रहे थे। इसी प्रकार से जो कुछ वर्ग ऐसे थे जो कि ब्रिटिशर्स को सहयोग कर रहे थे, और कुछ वर्ग ऐसे थे जो भारतीयों के साथ में थे। तो राष्ट्रीय भावना जो थी उसका पूर्णतया इसमें अभाव था। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि ये जो 1857 का विद्रोह था ये सफल नहीं हो पाया। $1857 का जो विद्रोह था ये सफल भले ही ना हो पाया हो, लेकिन इसने इतना अवश्य किया कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो जिस प्रकार से भारत पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, उस शासन व्यवस्था में उसने परिवर्तन का काम तो किया ही, साथ में जो भारतीय जनमानस था, भारतीय जनता थी, उनमें एक विश्वास जगाया स्वतंत्रता प्राप्ति का। एक उम्मीद कहीं ना कहीं इस विद्रोह से भारतीय जनमानस में उभरी। अब देखिए भारत पे जो ब्रिटिशर्स जिस प्रकार से शासन कर रहे थे उसमें 1857 के विद्रोह के बाद में क्या परिवर्तन आया? तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 ये लाया गया, और इस अधिनियम के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे पहले क्या था कि भारत पर शासन कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एक व्यापारिक कंपनी। विद्रोह के बाद में शासन को परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि भारत का जो शासन था वो सीधे किसके पास में चला गया? ब्रिटेन की महारानी के पास में, यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अभी तक हम पदनाम पढ़ते थे गवर्नर जनरल, और यहाँ पदनाम बदल करके कर दिया गया भारत का वॉइस रॉय, और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वॉइस रॉय बने।
इस अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली थी उसका अंत कर दिया, यानी कि एक था नियंत्रण बोर्ड और एक था निदेशक कोर्ट, इसको समाप्त कर दिया। और भारत में जो शासन की जो द्वैध प्रणाली चली आ रही थी उसका अंत कर दिया। यानी एक तो थी जो राजनीतिक मामलों को देखती थी और एक जो थी वो व्यापारिक मामलों को देखती थी। इसके अलावा एक नए पद का सृजन किया गया, जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये जो भारत का राज्य सचिव जो पद था, इसकी सहायता के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। उस परिषद का नाम था भारत परिषद, इंडिया काउंसिल। और इसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद में साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन आर्थिक शोषण जो था उसके युग का प्रारंभ हो गया। तो 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में पुनर्जागरण की स्थिति आई थी और विभिन्न प्रकार के जो धर्म सुधार आंदोलन थे उनकी शुरुआत भी हुई, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत थी ये मानी जाती है 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ। अब देखिए, ये जो काल था कांग्रेस की स्थापना से पहले का जो काल था उसमें कुछ घटनाएं हुई थी और इन घटनाओं को हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। जैसे कि एक प्रश्न है, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम, और ये लाया गया था मार्च 1878 में। देखिए, उस टाइम जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड लिटन। और इस टाइम क्या हुआ था कि अकाल पड़ा था भारत में, तो अकाल के समय ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा दरबार का आयोजन किया गया। तो ऐसे में जो भारतीय समाचार पत्र थे उन्होंने लॉर्ड लिटन की जो नीतियाँ थी या लॉर्ड लिटन का जो ये कार्य था इसकी आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। ये आलोचनाएं जब समाचार पत्रों में छपी तो जो लॉर्ड लिटन थे वो क्रोधित हुए और उन्होंने एक एक्ट पास करवा दिया जिसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहा जाता है या हिंदी में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम कहा जाता है। अब इस एक्ट के अनुसार क्या था कि भारतीय समाचार पत्र ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते थे जो अंग्रेजी सरकार के प्रति दुर्भावना प्रकट करे। तो इस अधिनियम की आलोचना हुई। इसी तरीके से लॉर्ड लिटन के समय ही एक अधिनियम और पारित हुआ था जिसका नाम था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। इस अधिनियम के अनुसार क्या था कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति शस्त्र नहीं रख सकता था, उसका व्यापार नहीं कर सकता था। यानी कि बिना लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति के द्वारा शस्त्र रखना, उसका व्यापार करना क्या हुआ था, दंडनीय अपराध माना गया था। फिर इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले जो थे उनके लिए क्या किया गया, जेल की व्यवस्था, जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया। अच्छा, ये जो कानून था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया था, भारतीयों के लिए। अब देखिए, लॉर्ड लिटन जो थे उनके बाद में एक वॉइस रॉय हुए थे लॉर्ड रिपन। रिपन ने क्या किया कि लॉर्ड लिटन के द्वारा समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लॉर्ड रिपन ने उनको समाप्त कर दिया। लॉर्ड लिटन के बाद में जो हम चर्चा कर रहे हैं लॉर्ड रिपन की, तो इन्हीं के टाइम में एक इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था जो कि 1883 में हुआ था। ये एक्चुअल में इल्बर्ट कौन थे कि जो लॉर्ड रिपन थे इनके एक लॉ मेंबर थे और इन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया था जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट हैं उनको अंग्रेज अधिकारियों का दंड देने का अधिकार दिया जाए। यानी कि भारतीय मजिस्ट्रेट किसको दंड दे सकते थे, अंग्रेज अपराधियों को। अब यहाँ पे इस विधेयक का विरोध किसके द्वारा किया गया, अंग्रेजों के द्वारा। और इतना विरोध किया गया कि ये जो बिल था वो वापस लेना पड़ा। तो ये थी भारतीय
राष्ट्रवाद के जो आंदोलन के लिए कुछ कारक, कुछ घटनाएं जो जिम्मेदार थी, उनका हमने संक्षिप्त में अध्ययन किया। और कल हम अध्ययन करेंगे कि भारत के राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण और रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।